नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। काबुल में यूक्रेन का विमान हाईजैक हो गया है। यूक्रेन सरकार ने यह दावा किया है नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए यह विमान पहुंचा था और रविवार को विमान हाईजैक हुआ है। यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री ने यह दावा किया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विमान है उसे ईरान ले जाया गया है। अब यूक्रेन के इस विमान को हाईजैक किसने किया है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, हाल ही में एक खबर सामने आई थी जिसने शुरुआत में खूब सुर्खियां बटोरी थी कि काबुल एयरपोर्ट से कुछ लोगों को किडनैप किया गया है, उसमें कुछ लोग जो है भारतीय भी हैं। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन का विमान हाईजैक हो गया है। किसकी साजिश लग रही है आपको? हाइक अंदाज में पेश किया जा रहा है। वास्तव में इस खबर के बड़े मायने वो भी जो घटना हुई थी, और आपको याद होगा कि जब हम और आप डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि कम से कम ये तालिबान का काम नहीं हो सकता, और अगर तालिबान की तरफ से किया गया है तो सिर्फ पूछताछ के लिए, और बाद में कुछ ही मिनटों में, आप कह सकते हैं 1 घंटे के अंदर वो खबर की पुष्टि भी हुई थी, वही हुआ था। बिल्कुल। जो ये घटना हुई है इसमें निश्चित रूप से विमान को मोड़ा गया है और वो ईरान उतारा गया है। ईरान जो है वो शिया बहुल इलाका है, लेकिन एक बात है कि ये जो देश है वो अमेरिका से चिढ़ता है, इसलिए उसने तालिबान का समर्थन किया। अदरवाइज ईरान तालिबान का बहुत बड़ा समर्थक नहीं रहा है, इस्लामिक देश को मानने के बावजूद, मान्यताओं को मानने के बावजूद, क्योंकि वो शिया बहुल देश है। अब वहां पर अगर विमान उतारा जाता है तो यकीन मानिए कि कम से कम जो ये बात कही जा रही है या समझी जा रही है, तालिबान का काम नहीं है ये, क्योंकि तालिबान इस तरह से इन मुश्किल परिस्थितियों में फंसा हुआ है और अपने आप को इतना बड़ा वॉरियर साबित करने की कोशिश कर रहा है। उस वॉरियर मोड गेम में अभी वो इस तरह का विमान हाईजैक कराने और करवाने की स्थिति में नहीं है। सच ये है कि ये जो पूरी घटना है ये वो गुट है जो इस पूरे प्रकरण में या इन तमाम हो रही अफगानिस्तान की घटनाओं का फायदा उठा करके एक ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करना चाहती हैं जिसके कारण से पूरा अफगानिस्तान प्रकरण और आतंकवाद का मुद्दा, साथ ही साथ इस्लामिक चरमपंथ का मुद्दा भी प्रभावी रहे। हो सकता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किसी देश के द्वारा भी कराया जा सकता है, तो इसमें अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूंकि यूक्रेन का सोवियत रूस से अलग हुआ एक पार्ट है, रशिया का एक तरह से अपोनेंट कभी कभी यूक्रेन हुआ करता है। अब यूक्रेन के जहाज को अगवा किया गया और वो क्यों ईरान उतारा गया, एक बड़ा सवाल है। इसलिए किसी एक गुट पर तत्काल कोई टिप्पणी करना गलत होगा, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ये आईसिस, जो कि लगभग तालिबानी अंदाज में काम करता है, क्योंकि उसको भी अपना फुटेज लेना है, उसको भी अपना एक एकाधिकार दिखाना है, कम से कम इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक चरमपंथ या इस्लामिक सिद्धांतों को किसी देश पे जबरन लागू करवाने के लिए जिस तरह से तालिबान प्रभावी हुआ, ऐसे भी आईसिस का एक अपना काम करने का तरीका था। और आप मत भूलिए कि पाकिस्तान में तहरीके पाकिस्तान नामक एक संस्था है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो गुट है वो भी बहुत प्रभावी है और यही तालिबान का पार्ट है। लेकिन अफगान तालिबानी गुट जो है इस तरीके का विमान को अगवा कराएगा, हाईजैक करवाएगा, ये नहीं लगता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूध के दूल्हे हुए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि कम से कम इस समय ऐसा काम वो नहीं कराएंगे। लेकिन न्यू सेंस क्रिएटर वो गुट हो सकते हैं जो इस तरह का काम करवा के इस पूरे प्रकरण को हाइप करा करके कोई ना कोई अपना एक स्वार्थ सिद्धि करने की उनकी लालसा या मंशा हो। अच्छा, आप लगातार जब पिछली बार भी हमने बात की थी, जब खबर आई थी कि भारतीयों को किडनैप किया गया है, उस वक्त भी आपने कहा था कि तालिबान ऐसा काम नहीं करेगा। आज आप एक बार फिर से कह रहे हैं कि तालिबान ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मैं अपने दर्शकों के तौर पर समझना चाहूंगा कि आखिर तालिबान इस वक्त ऐसा काम क्यों नहीं करेगा। उसके अलावा अगर तालिबान इस तरह की हरकत करता है तो उसे विश्व पटल पर किस तरह की मुश्किलें उसके सामने आएंगी और क्या कुछ नुकसान तालिबान को उठाना पड़ेगा? एक अहम सवाल है सुमन, और इसको लोगों को समझ लेना चाहिए, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जो कहते, सुनते और सोचते हैं। कारण यह है कि तालिबान अगर इस तरीके का काम जैसा कि वो करता रहा है, ये सब उसी का कृतित्व है,
ये सब उनके वर्किंग मॉड हैं, इस तरह को काम करते हैं। लेकिन चूंकि वो अपना उदारवादी छवि पेश कर रहे हैं इस समय अफगानिस्तान में, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि वो दूध के धुले नहीं है, वो बहुत ही कट्टर हैं, लेकिन वो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो वैश्विक बिरादरी में जिस सहमति को पाने की कवायद कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी गैपिंग आ जाएगी, इसलिए ये उनका काम नहीं हो सकता। उनकी तरह अन्य जो संगठन है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो अपना फुटेज लेना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, ये उन शक्तियों का काम हो सकता है जो किसी देश के द्वारा, किसी देश की खुफिया संस्था द्वारा निर्देशित हो सकते हैं। और इसमें चूंकि मामला यूक्रेन का आया है, देखिए यूक्रेन और रूस का कुछ मामला बहुत अच्छा तो नहीं है, हाँ तालमेल तो हो सकता है कि इस तरह की विरोधी गुट जो है इस तरह का काम करा सकते हो, और इसमें अंदर खाते, क्योंकि तालिबान में कई तरीके के जो लड़ाई लड़ने वाले वॉरियर्स हैं, लड़ाके हैं, उन लड़ाके गुट का कोई सरदार इस तरीके से विरोधी गुट से मिल सकता है, इसलिए। लेकिन तालिबान की एक्सट्रीम फोर्स जो है वो ऐसा काम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसको सहमति लेनी है पूरी दुनिया से अपने आप की उपस्थिति को बरकरार बनाए रखना है अफगानिस्तान में, इसलिए विमान अपहरण जैसे कांड फिलहाल तत्काल तौर पर उनके द्वारा नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर तालिबान का नाम आता है तो ये विमान वहां पर उतारा गया होगा, उनको आशंका होगी कि उनमें उनके विरोधी गुट के लोग होंगे, हो सकता है इसलिए पूछताछ के लिए इस तरह का विमान अपहरण किया गया और उसको ले जाया गया होगा। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ये खबरें स्पष्ट हो जाएंगी वास्तव में यूक्रेन के इस विमान को क्यों और किस मकसद से अपहरण किया गया। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तालिबान की आड़ में जो कुछ ताकतें हैं वो अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रही हैं, खुद को एक तरह से कह सकते हैं कि साबित करने का भी वो मौका ढूंढ रही है, वहीं दूसरी ओर भारत पर भी इसकी आंच आ सकती है। तो भारत को जब इस तरह से न्यूसेंस क्रिएट होती है तो इसको लेकर के किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह के कदम उठाने चाहिए सरकार को? तो सवाल आपका इसलिए भी बनता है क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर फिलहाल उड़ानों को सस्पेंड मोड में रखा गया है, अभी वहां से उड़ान नहीं हो रहा है। रही बात भारत का, तो इवैक्यूएशन प्रोग्राम उनका चल रहा है और लगभग भारत के जो वहां पे भारतीय फंसे थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, 2-3 बार उड़ानें वहां से हो चुकी हैं। लेकिन भारतीय विमान के अपहरण के पीछे एक कांड हो सकता है, हालांकि भारत की जो मुस्तैदी है, जो चुस्की है, उसके आगे फिलहाल पाकिस्तान की आईएसआई चलने वाली नहीं, क्योंकि ये काम आईएसआई ही करा सकता है। हम आपको बता सकते हैं कि इसमें आईएसआई, जब भारत का मामला आ जाएगा तो सीधे सीधे वो आईएसआई का मामला बनता है। बिल्कुल। और इस तरीके से इस स्थिति से बचने के लिए भारत पहले ही एहतियात बरत रहा है, क्योंकि उस स्थिति में भारत और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेंशन की स्थिति आप कह सकते हैं, मतभेद की स्थिति, और वो मतभेद कहीं न कोई किसी संघर्ष में तब्दील हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान फिलहाल इस परिस्थिति में इस तरह की हिमाकत करने की हिमाकत नहीं कर सकता। अच्छा, अफगानिस्तान संकट को लेकर के एक सवाल मैं थोड़ा सा हटके ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और जिस तरह से हालात वहां पर बने हुए हैं उसके बाद जाहिर सी बात है कि चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, सभी दलों से उनके सुझाव मांगे जाएंगे, राय पूछी जाएगी। आपसे समझना चाहूँगा कि देश में जो विरोधी हैं इस वक्त सरकार के, वो लगातार सरकार के रुख को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक कितनी खास होगी और क्या कुछ उसके बाद रणनीति में चर्चाओं का जो कह सकते हैं कि विषय रहेगा वहाँ पर, और क्या कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं सर्वदलीय बैठक के बाद भारत सरकार की रणनीति में? बहुत ही स्पष्ट 3 बातें हैं और हम सबको ये समझ लेना चाहिए। पहली बात, तालिबान का खुला समर्थन भारत अभी नहीं करेगा, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर वो तालिबान को एक आतंकी संगठन मानता है, अमेरिका और ब्रिटेन के अपने ढुलमुल रवैये के बावजूद। पहली बात। दूसरी बात, अंदर खाते जो कूटनीतिक तौर पर बातचीत का दौर चलता है, अगर तालिबान का कोई गुट या तालिबान का कोई नेता, क्योंकि वहां पर कुछ भारतीयों के समर्थक तालिबानी हैं जो भारत में पढ़े लिखे हैं, वो बाद में तालिबान ज्वाइन किए हैं, उनका एक बड़ा नेता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शेरू जिस नाम है। हाँ, तो इस तरह के लोगों से कूटनीतिक तौर पर जो वार्ता चलती है, विदेश नीति का और विदेश मंत्रालय का काम है, तो उनसे संपर्क में रहा जाएगा। और तीसरी बात, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में 20 साल से जिस तरीके से भारत ने साथ दिया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत का ये वक्तव्य आता रहेगा कि जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान को सहयोग दिया जाएगा, न इसलिए नहीं कि वो तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, इसलिए कि अफगानी लोगों के साथ भारत। और इसी 3 बातों पर
पूरे विपक्ष के साथ सहमति बनेगी और एक साझा बयान भी मुझे लगता है ऐसा लगता है कि जारी किया जाए। अच्छा, मैं वापस आता हूँ, मुद्दे पर आता हूँ। जिस तरह से यूक्रेन के विमान को हाईजैक करने की खबरें सामने आ रही हैं, दूसरी ओर जो बाइडेन हैं उनके भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ में तालिबान को लेकर के बैठकों का सिलसिला जारी होने की जो है खबरें आ रही हैं। खबर मिल रही है कि जो बाइडेन जो है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सकते हैं। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि काबुल एयरपोर्ट से 150 के करीब लोगों को किडनैप कर लिया गया है, उसमें भारतीय शामिल हैं, यूक्रेन का विमान काबुल से हाईजैक कर लिया गया है, तो जब बैठकें होंगी तो क्या उन बैठकों में इन खबरों का असर पड़ेगा? और जब बात आएगी कि तालिबान को मान्यता देनी है या फिर उस पर प्रतिबंध लगाने हैं, किस तरह के प्रतिबंध लगाने हैं वो भी आगे देखने को मिलेगा। तो जब इस तरह की खबरें सामने आती तो उन बैठकों में इनका क्या असर पड़ेगा, भले ही तालिबान ने ना किया हो? यहाँ भी इस आपके सवाल का एक बहुत सीधा सा जवाब है और वो जवाब ये है कि रायता तो फैला दिया, अब उसे समेटना मुश्किल हो गया। काबुल में घुस तो गए, लेकिन जिस तरीके से अलायंस फोर्सेस, रेजिस्टेंस फोर्सेस जो है और नेशनलिज्म के साथ पूरे तालिबान को चुनौती दे रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि तालिबान में डर का माहौल है? लेकिन वो अपनी बहादुरी और अपनी अपनी ताकत बस दिखाने का एक मुजाहरा कर रहे हैं, सिर्फ उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में अमेरिका आकलन करेगा और अब वास्तव में जो शक्ति संतुलन होगा उसी के साथ अमेरिका जैसे देश होते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों के हिसाब से तत्काल अपने को आपको बदलते हैं। इसलिए तालिबान को जिस तरीके से काबुल में वो घुसे और जिस तरीके से स्थापित हुए अंदर खाते, और मैं तो यही मानता हूं और बार बार ये बात कह भी रहा हूं कि अमेरिका की एक ऐसी सहमति थी जिस सहमति के कारण आज अमेरिका की ये स्थिति हो रही। इसलिए उन बैठकों में अभी बहुत कुछ लिखा जाना है और बहुत कुछ सोच समझ के रणनीतियां बनानी है, क्योंकि जो बाइडेन को ये भी दिखाना है वैश्विक बिरादरी के सामने कि वो तालिबानियों के सामने झुके नहीं है, और दूसरी तरफ जिन तालिबानियों के साथ बातचीत करके उनको इस तरीके का मैसेज दिया गया है, उनको भी एक सही रणनीति के साथ पूरे अफगानिस्तान में उनको स्थापित कराने की एक प्रक्रिया हो सकता है अमेरिका शुरू करे। इसलिए उन बैठकों के मायने हैं और उसमें जो बातें निकल के आएंगी, जो बाइडेन को हो सकता है वो बातें माननी भी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो बैठकों में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, तालिबान को अगर मान्यता मिलती है तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी, लेकिन इसकी संभावना आपको बता दें कि कम ही है। दूसरी ओर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि यूक्रेन का एक विमान हाईजैक हुआ है। किसने किया है, कैसे किया है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी आपको बता रहे थे कि जो तालिबान है उसका हाथ इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि तालिबान जो है अपना उदारवादी चेहरा इस वक्त दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।